हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका L10 करेंगे आज। और इसी के साथ कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट भी चल रहा है क्योंकि अभी चैप्टर के मेन टॉपिक शुरू नहीं हुए। ये सारी कहानियां हमें इसमें पढ़नी है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और मृदा अपरदन के बारे में देखेंगे कि दोनों चीजें क्या होती है। भूमि प्रदूषण पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में और मैंने कहा था कि उसी को मृदा प्रदूषण से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि भूमि में मेनली आपकी मिट्टी या मृदा ही है। तो शुरू करते हैं, मृदा प्रदूषण क्या है और कैसे होता है। तो भूमि में या मृदा के अंदर ऐसे अवांछित पदार्थ मिल जाना या आवश्यक पदार्थों का मृदा से हट जाना, दोनों ही मृदा या भूमि प्रदूषण कहलाता है। ये बात हमने कल डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। हमने कहा था कि मृदा निर्माण जो होता है वो चट्टानों से होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो, जैसे कि हमने बात की थी, सूर्य, ताप, जल, इन सब से मृदा निर्माण होता है जब ये चट्टानों से टकराती है। और यही वो कारक है जो मृदा को निर्मित तो करते ही है, लेकिन कभी कभी इन कारकों की वजह से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है। जैसे हवा चल रही है तो हवा, मिट्टी उड़ रही है, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चली गई। बहता हुआ पानी, बारिश, ये भी क्या है, जल का ही रूप है। तो इनसे एक जगह से दूसरी जगह मृदा चली जाती है। टेम्परेचर हम इतना नहीं कह सकते कि चलो टेम्परेचर को छोड़ दें कि टेम्परेचर इस चीज को नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में नहीं हेल्प करता। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित होते हैं। यही बात आपको समझाई। इसे क्या कहेंगे, मृदा का स्थानांतरण। लेकिन ये मृदा का स्थानांतरण कभी कभी हानिकारक भी होता है। कैसे, अभी देखेंगे। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाते हैं। अब हमने बात की कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत प्रकार की है, उसके अंदर पत्थर भी है ना, बड़े बड़े टुकड़े भी है, पत्तियां भी है, बारीक क्ले भी है। मिट्टी तो मिक्स होती है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें सब बारीक बारीक क्ले ही है। अलग अलग प्रकार की चीजें जो हैं, मिट्टी के प्रकार जो है हमें देखने को मिलते हैं। कंकड़ भी है, पत्थर भी है ना, छोटी चिकनी मिट्टी भी है अगर आप बाहर से मिट्टी उठा के लाएंगे। तो ऊपर की जो ह्यूमस लेयर है, जब बारिश आ रही है या हवा चल रही है तो किसी वजह से ऊपर की ह्यूमस लेयर बह के चली गई। ह्यूमस लेयर बह के गई, उसके साथ जो चिकनी मिट्टी, आपने बारिशों में देखा होगा रोड पे जब पानी बहता है या कच्चा रास्ता है तो सारी मिट्टी बहकर चली जाती है और उस रोड पे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो बाहर दिखने लग जाते हैं। पहले रोड का या उस कच्चे रास्ते का लेवल ये था, अब क्या हुआ, ऊपर की मिट्टी बह गई तो अब लेवल क्या हो गया है, ये हो गया है। तो अब क्या होगा, जैसे ये वाली लेयर हट गई मिट्टी की तो अब ये पत्थर आपको दिखेंगे रोड पे। तो बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ जो है हमें बाहर की ओर दिखने लगते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि होती है। अब आप बोलेंगे इससे क्या है, चलने में ही तो दिक्कत हो रही है। नहीं, अगर ये किसी ऐसी जगह की मिट्टी है जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं या पौधे उगते हैं या खेती की जाती है तो वहां पे पत्थर आ जाएंगे तो फिर मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाएगी। ह्यूमस लेयर भी चली गई है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो इससे मिट्टी की जो प्रकृति है, मिट्टी की हानि होगी, मिट्टी की प्रकृति पे असर पड़ेगा, उसकी उपजाऊता कम हो जाएगी। तो ये एक हानिकारक चीज भी है क्योंकि पत्थर पर उर्वरकता नगण्य होती है। हमें पता है पत्थर पे कुछ नहीं उगता है ना, लाइकेन्स उगते हैं, उसके बाद सारा मिट्टी बनने का प्रोसेस होता है। पहले चट्टाने होती है, उस पर ऐसा नहीं कि कोई पौधा उग गया या पेड़ उग गया, ऐसा रेयरली होता है। पत्थर उपजाऊ नहीं होते तो उनकी उर्वरकता जो होती है वो कैसी होती है, नगण्य होती है, मतलब न के बराबर होती है, कुछ उगता नहीं है उस पर। अब मृदा अपरदन क्या है, ये जो हमने कहा कि मिट्टी बहकर चली जाती है, इसी को हम एक टर्म यानी कि नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन है क्या, तो उसके लिए आपको एक बुक के अंदर एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे स्लाइड जैसा एक स्टैंड बनाया हुआ है दो, एक पर हमने पौधे रख रखे हैं, पौधे उगा रखे हैं और दूसरे पे हमने सिर्फ कोरी मिट्टी रख रखी है। दोनों पे पानी डाला जा रहा है सेम स्पीड से। तो जब हम ये पानी डालेंगे दोनों में एक समय
के हिसाब से 1 घंटा इस पे डाल रहे हैं, 1 घंटा इस पे, और बराबर से डाल रहे हैं, ऐसा नहीं एक स्पीड से बहुत सारा पानी डाल दिया, सेम स्पीड से पानी डाल रहे हैं। तो जब हमने देखा ये पानी डालने की प्रक्रिया में कि जो पहले वाला सीन है वहां पे मिट्टी आपको दिखी नहीं, इस चित्र में तो नहीं दिख रही है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत मिट्टी नीचे आई होगी, मिट्टी बह के आ गई होगी यहाँ पे। दूसरे वाले सीन में देखो पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी आ गई है नीचे की तरफ, पानी भी है और मिट्टी भी है, यहाँ पे मिट्टी कम है। इससे क्या आपको चीज जानने को मिली, क्या ऐसा था जिसकी वजह से यहाँ पे तो मिट्टी आई नहीं और यहाँ पे पानी के साथ मिट्टी आ गई? तो एकमात्र अंतर जो था वो था पौधों का होना। यहाँ पे पौधे या घास लगी हुई थी, इस घास या पौधे ने की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को क्या करके रखती है, पकड़ कर रखती है। पौधे या घास की जड़ें जो होती हैं उनके बीच बीच में मिट्टी क्या होती है, पकड़ के रखती है अपने अंदर, जिसकी वजह से जब पानी बहता है तो आसपास की मिट्टी चलो बह भी जाए, लेकिन जो जड़ों के अंदर जड़ें जिसमें मिट्टी में घुसी हुई है वो जड़ों को अपनी पकड़ में बना के रखती है और उस मिट्टी को आगे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो मृदा की परत है या जिसको हम मृदा अपरदन कह रहे हैं वो नहीं होगा। जबकि यहाँ पे पौधे नहीं दे तो इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, पानी की प्रेशर से मिट्टी बह गई। तो एक चीज जो हमें जाननी है कि अधिक से अधिक अगर हम पौधे उगाएंगे या पौधों वाली जो जगह होगी, जंगल है, खेत है, वहां पे मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है और पौधे मृदा के अपरदन को रोकते हैं। अब ये मृदा अपरदन की परिभाषा क्या देंगे? तो मृदा अपरदन की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी? जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा, सभी को लिखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी बुक में पूछी हुई भी है। कारकों द्वारा मृदा की, या मिट्टी लिखना चाहते हैं तो मिट्टी भी लिख सकते हैं, मृदा की ऊपरी उपजाऊ, ऊपरी परत हट जाए और उसमें उपजाऊ भी है क्योंकि ह्यूमस उसी में है, ठीक है, ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ये हो गई मृदा अपरदन की परिभाषा, ठीक है। तो ये था मृदा अपरदन। अब वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है, ठीक है। क्या होगा इस प्रक्रिया में? ऊपरी मृदा आपको समझाया था कल भी, जो ऊपरी लेयर है मृदा की उसी को ऊपरी मृदा कह रहे हैं, जिसमें ह्यूमस है, कुछ सड़े गले पत्तियों के टुकड़े हैं जो कि मृदा को उपजाऊ बनाती है। तो ये वनस्पति के लिए जो सहायक मृदा है जिसपे पौधे उग रहे थे, वनस्पति उग रही थी, अगर वहां पे आपने पौधे काट दिए, वनस्पति हटा दी, तो वहां की मिट्टी बह जाएगी, ह्यूमस बह जाएगी। अब उस जगह पे कुछ नहीं उगेगा और वो भूमि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यह पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। देखो जो पहाड़ी इलाके होगा उसमें ढलान होगी, तो ढलान पे पानी उतना ही स्पीड से बहता है जितना आपके समतल जगह पे पानी जितनी स्पीड से नहीं बहेगा। अगर आप ढलान पे दोगे, नॉर्मली आपने ये देखा होगा, आप कोई बॉल है उसको ढलान वाले पे जाओ तो एकदम स्पीड से जाती है, समतल वाले पे आपको धक्का देना पड़ेगा फिर भी वो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसे ही पानी भी है, जब ढलान होती है तो पानी स्पीड से नीचे आता है, और स्पीड अगर उसके अंदर है, गति उसके अंदर है, तो उतना ही उसके अंदर फोर्स भी है, बल भी है, और इस बल से वो क्या करेगी, सारी मिट्टी को बहा ले जाएगी। इसीलिए पहाड़ों पे ज्यादातर आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलती, चट्टानें देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी मिट्टी बारिश के दिनों में बह बह कर आती रहती है। कई जगह पे जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे थोड़े बहुत पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं, आपको मैं बता दूंगी कहाँ की हैं, वैसे आपको आ जाएगा समझ क्योंकि हमने ये पिछले लेक्चर्स में इसको किया था। पहला क्वेश्चन है कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, किस प्रकार होता है। तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मृदा निर्माण
थोड़े से मैं 1-2 पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वहां से ढूंढने में आसानी हो। इससे पहले वाले ही लेक्चर में शायद हमने पढ़ा है कि सूर्य, ताप, वायु, ये सब चट्टानों पर क्या करती है, अपना असर दिखाती है। हाई टेम्परेचर पर, वायु पर चट्टानें धीरे धीरे टूटती है, मृदीकरण होता है। वो पूरे हमने जो पॉइंट लिखे थे, सूर्य वाला, ताप वाला, जल वाला, वायु वाला, ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर से। फिर हमें पूछा है मृदा अपरदन क्या है। जस्ट इससे पहले हम परिभाषा लिख के आए हैं, ठीक है, पीछे स्लाइड पे, वहां से आप देख सकते हैं। अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपरदन को रोकना और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। अपरदन को रोकने और कम करने के निम्न तरीके हैं। पहला जो हमें पता है, अभी हम देख के आए हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके आए हैं कि घास एवं वनस्पति स्थल बढ़ाकर इससे ऊपरी सतह की मिट्टी जल व वायु द्वारा बहकर या उड़कर नहीं जा पाती है। जब हम पेड़ लगा देंगे, पौधे लगा देंगे, तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे हमने देखा कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों की सहायता से मृदा को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो जब अधिक वायु, हवा, कुछ भी आ रहा है, जल आ रहा है, तो मिट्टी उतनी नहीं बह पाएगी जितनी कि बिना पेड़ों के बहती है। तो उड़ाकर या बहाकर नहीं ले जा पाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। या तो आप घास लगा दो, बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा रहे, या फिर वृक्ष लगा दो। पौधे की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती है और जिससे कि अपरदन नहीं होता। तो हमें क्या करना है भाई, वृक्षारोपण करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। और क्या कर सकते हैं हम, पशुचारण को नियंत्रित करना है। कई बार क्या होता है कि जो लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं वो क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। एक तो होता है कि हम उसको घर पे चारा वारा लाके खिला रहे हैं, वो भी खिलाते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें चरने के लिए दूसरे की जमीन पे, जंगलों में छोड़ देते हैं कि चलेंगे। आपने भी देखा होगा, कभी आप बस से आते जाते हो या आपके घर में भी गाय, तो आप भी ऐसा करते होंगे, उनको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए किसी बड़े बड़े खेत में जो, या ऐसे जंगलों में कि जो कुछ भी है वो चर लेंगे। तो ऐसे चरने से क्या होगा, वो क्या चरेंगी, वो घास चरेंगी अगर घास के मैदान है, ठीक है, या पौधे खाएंगी। तो उससे क्या होगा, पौधे कम हो जाएंगे, घास कम हो जाएगी और जो भूमि है वो खाली हो जाएगी, मतलब उस पर कोई पौधा नहीं रहेगा। तो मृदा अपरदन के ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर पानी आएगा या हवा आएगी तो मृदा बह जाएगी। तो पशुचारण को रोकना है, मतलब नियंत्रित करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है रोज उसी खेत में या उसी जंगल में ले जा रहे हो, पौधे चरा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो जंगल जो है वो खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे पौधे जो है वहां से खत्म हो जाएंगे। नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाकर, जब नदी बहती है तो नदी के किनारे पर पानी का फोर्स सबसे ज्यादा होता है और वो किनारे किनारे से मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाती है। इसीलिए आजकल कैनाल्स बनाई जाती है ना, नदी या कोई नहर होती है उसके दोनों तरफ दीवार बना दी जाती है ताकि नदी के प्रेशर से आसपास की मिट्टी नदी में घुलकर ना आ जाए। तो आप ये कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट करेगी, हम तो क्या करेंगे, खेतों में समुचित जल निकास व्यवस्था द्वारा, आपका जो खेत है वहां पे मान लो कोई कुआं है या आप सिंचाई कर रहे हैं, तो एक सिंचाई तो ये कि आप जहाँ पे पानी डाल रहे हैं वो सारा पानी जो खेत का है। देखो सिंचाई करते हैं तो कैसे सिंचाई की जाती है, ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि इसको इतना पानी चाहिए तो 1 लोटा या 1 मग पानी डाल रहे हैं। सिंचाई तो भाई आप लोग वो खोल देते हैं, है ना, पाइप्स खोल देते हैं, थोड़ी देर इधर रख दिया, थोड़ी देर उधर रख दिया, थोड़ी देर इधर रख दिया, तो सारे पौधों में पानी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था जो है आजकल ड्रिप सिस्टम मेथड आ गया है ना, ड्रिप मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इससे पानी की बचत भी होती है और मृदा प्रदूषण भी नहीं होता। क्या है वो ड्रिप सिस्टम, कि ऐसे पाइप्स लगा दिए जाते हैं खेतों में और ये पाइप कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, जो भी सोर्स है पानी का उससे कनेक्टेड होते हैं। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इन छेद से 1-1 बूंद 2-2 बूंद पानी निकलता रहता है, जिससे कि क्या होता है, और उसी ड्रॉप के पास पौधा लगाया जाता है। जो भी खेत की फसल आप कर रहे हो उसकी जड़ों में वो छेद उस जगह पे होता है। तो पौधे को 1-1 2-2 करके बूंदे जो है मिलता रहता है और एक्सेसिव पानी भी नहीं होता। और एक वो होता है कि आपने एक बड़ा सा पाइप जो आपके खेत में है वो एक जगह पे डाल दिया,
पानी प्रेशर से आ रहा है तो उस जगह पे मिट्टी हट जाएगी, सारी बह के चली जाएगी। आप गए, रख दिया, आप भूल गए, इधर उधर चले गए, पानी बह रहा है, मिट्टी बह रही है, पानी बह रहा है, मिट्टी, क्योंकि प्रेशर से पानी आ रहा है, बूंद इतना नुकसान नहीं करेगी। फिर आपने दूसरी जगह ला के रख दिया तो वहां पे पानी एक साथ जा रहा है किसी एक जगह से, एक नाली से, तो सारा पानी बह गया, मिट्टी बह गई। लेकिन ऐसा सिस्टम आप करेंगे या ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली करेंगे कि एक जगह खेत के बीच से एक सारा पानी नहीं जाए ताकि मिट्टी नहीं बह जाए, तो भी क्या होगा, मिट्टी का अपरदन से हम बच सकते हैं। सघन खेती की जाए कि बहुत आप खेती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक पैच पे आप खेती कर रहे हैं फिर बीच में जगह छोड़ दी फिर पैच पे खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पैच का मतलब टुकड़े। आपको खेती करनी है तो सघन करनी है, पूरा खेत जो है आपका अच्छे से बोया हुआ है, सब जगह वहाँ पे पेड़ पौधे, आपकी जरूरत नहीं है तो घास ही उगा दो, ताकि वही बारिश पानी इनसे क्या नहीं हो, मिट्टी का अपरदन नहीं हो। तो ये कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ड्रिप सिस्टम मेथड भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। इससे मृदा का अपरदन भी रुकेगा, प्लस पानी की बचत भी होती है, एक्सेसिव पानी एक साथ नहीं जाता। आजकल यही अपनाया जाता है, स्प्रिंकल मेथड भी होता है, फवारे लगे होते हैं खेत के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये आज का लेक्चर था। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई कहानी के साथ।